गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 68 चैप्टर 6 टिश्यू। From the last chapter we recall that all living organisms are made up of cells. In unicellular organism a single cell performs all basic functions. For example, in amoeba a single cell carried out movement, intake of food and gaseous exchanges and excretion. But in multicellular organism there are millions of cells. Most of these cells are specialized to carry out specific function. Each specialized function is taken up by a different group of cells. Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. In human being, muscle cells contract and relax to cause movement. Nerve cells carry messages. Blood flow in transport oxygen, food, hormones and waste material and so on. In plants, vascular tissue conduct food and water from one part of the plant to other part. So multicellular organisms show division of labor. Cells specialized in one function Cells specializing in one function are often grouped together in the body. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body. This cluster of cells called a tissue. Our arrangement and design is as to give the highest possible efficiency of function. Blood, phloem and muscles are all examples of tissue. A group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function form a tissue. देखिए, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेल से बने होते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ ओनली वन सेल से मेड अप ऑफ होते हैं वो दे आर यूनिसेलर एंड some organism made up of more than one cell तो they are multicellular. यूनिसेलर के एग्जांपल अमीबा हो गया। जैसे अमीबा में उसकी सारी लाइफ प्रोसेस, चाहे वो टेकिंग ऑफ फूड हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो, सारी क्या करती है, एक ही सेल से कंप्लीट हो जाती है उसकी पूरी लाइफ प्रोसेस। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस में मिलियन ऑफ सेल्स होती है जो अपना अलग अलग स्पेशल काम करती हैं। ठीक, दीज सेल आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। ये अपने अपने फंक्शन के लिए स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक फंक्शन ही करेंगी। अब ये अकेले तो नहीं कर पाएंगी, तो इनका क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। ये ग्रुप ऑफ सेल्स में काम करती है, मतलब क्लस्टर ऑफ सेल्स क्या मिलके करती है, एक काम करती है। अब जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन है, जैसे डाइजेशन ऑफ द फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसे ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, हार्मोन्स और एंजाइम, वेस्ट मटेरियल, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना, ये सारे हमारे बॉडी में लाइफ प्रोसेस के फंक्शन होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम अपना बटा हुआ है, ठीक है। लेबर हमको क्या क्या करना है, सबका डिवीजन हो रहा है। वो कैसे, इसीलिए जो सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं कि उनको वही फंक्शन करना है। हर सेल का अपना अपना ओन फंक्शन होता है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। अब जो हमारी क्लस्टर ऑफ सेल होती है वो मिलकर एक ग्रुप ऑफ सेल होती है, वो एक वर्क करती है। जैसे अब हमारी जैसे ब्लड हो गया, फ्लोएम हो गई एंड द मसल्स, इनके सबके अपने अलग अलग काम है। ये क्या है, लेकिन ये क्या है, हमारी ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स। अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बना लेते हैं, टिश्यू। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बॉडी की, सेल। और जब बहुत सारी सेल का ग्रुप हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, लेकिन कैसी, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन में सेम हो। तो अब हम देखिए यहाँ पर टिश्यू के डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। मतलब टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है जो किसमें सिमिलर हो, या तो स्ट्रक्चर में
या वर्क में, और ये आपस में सब ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, टिश्यू। आर प्लांट एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। अब क्या प्लांट और एनिमल सेम टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बने होते हैं? चलिए देखते हैं। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डू प्लांट और एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? अब क्या प्लांट और एनिमल का स्ट्रक्चर सेम होता है, इनका फंक्शन सेम होता है? तो इनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। There are noticeable differences between the two plants are stationary or fixed. They don't move since they have to upright. They have a large quantity of the supportive tissue. The supportive tissue generally has dead cells. जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं, ये मूव नहीं करते, अपराइट पोजीशन में रहते हैं, बिल्कुल खड़े हुए रहते हैं, ठीक है, उनको मूव नहीं करना है, इसलिए उनकी पोजीशन कैसी होगी, अपराइट। अब उनमें एक दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। अब इनको एक जगह अपराइट पोजीशन में रहने के लिए क्या बहुत सारे क्वांटिटी में सपोर्टिव टिश्यू चाहिए जो क्या करें, उनको सपोर्ट करें। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल। अब ये जो सपोर्टिव टिश्यू होंगे वो क्या करेंगे, वो मोस्टली क्या होते हैं, डेड सेल होते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्चिंग ऑफ द फूड। अब प्लांट्स क्या होते हैं, मूव नहीं करते, इसीलिए वो क्या कहते हैं, स्टेशनरी। वो मूव नहीं करेंगे, स्टेशनरी रहेंगे, तो उनको सपोर्टिव टिश्यू चाहिए, और वो कैसे होंगे, मोस्टली सपोर्टिव टिश्यू उनको सपोर्ट करने का काम करेंगे, तो वो मोस्टली डेड सेल होंगे। लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं, सर्च ऑफ फूड, फूड की सर्च के लिए, मैटिंग करने के लिए। जब मेल और फीमेल आपस में मिक्स होकर रिप्रोडक्शन करते हैं, मैटिंग करके, तो मेट्स करने के लिए, शेल्टर, घर के लिए, ठीक है। तो एनिमल्स मूव करते हैं सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर के लिए। तो हमारे फूड के सर्च के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एंड शेल्टर के लिए ये क्या करते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग। अब देखिए जो प्लांट्स की अगर कंपैरिजन किया जाए तो एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, इसीलिए जो इनके टिश्यू होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। अनदर डिफरेंस, तो अब हमारा फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया, प्लांट्स हमारे क्या है, स्टेशनरी हैं, तो जो उनके सपोर्टिव टिश्यू क्या है, मोस्टली डेड्स हैं। एनिमल्स के जो सपोर्टिव टिश्यू है वो कैसे हैं, मोस्टली लिविंग है। Another differences between animal and the plant in the pattern of the growth. The growth in plant is limited to certain reason, while this is not so in animal. There are the some tissue plants that divide throughout their life. These tissue are localized in certain region. Based on the dividing capacity of the tissue, various plant tissue can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue. Cells growth in animals is more uniform, so there is no such demarcation of the dividing and the non-dividing region in animals. देखिए जो हमारे एनिमल्स और प्लांट में एक दूसरा क्या हुआ, डिफरेंस हुआ, पैटर्न ऑफ द ग्रोथ। जो प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है कई रीजन्स में लिमिटेड होती है, पर कई रीजन में लिमिटेड नहीं होती है। कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर ग्रोथ होती रहती है और कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर ग्रोथ लिमिटेड होती है प्लांट में। तो इसी के अकॉर्डिंग प्लांट्स के टिश्यू को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू में डिवीजन होता रहता है, ग्रोथ होती रहती है, और परमानेंट टिश्यू जब डिवीजन की कैपेसिटी वो लॉस कर देते हैं तब वो क्या हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। तो रीजन के अकॉर्डिंग इनमें अलग अलग टाइप के टिश्यू है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा डिवीजन नहीं होता कि इस मोस्टली सेल्स ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। जो एनिमल्स की जो सेल्स होती है उनमें ग्रोथ मोस्टली यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है। ऐसा
डिवीजन उनमें नहीं होता है एनिमल्स में, पर प्लांट में होता है। किसी रीजन में थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती रहती है और कुछ रीजन में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ The structural organization of organ and organ system is far more specialized and localized in the complex animal than even in very complex plant. These fundamental differences reflect the different modes of the life pursued by these two major groups of organisms, particularly in their different feeding methods. Also, they are differentially adapted for a sedentary existence on one hand plant and active locomotion on the other animals. Contribution to this difference in organ system design. अब दूसरा हो गया इनकी फूड हैबिट्स। तो देखिए जो हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इनकी लाइफ का परस्यूट बाय दीज टू मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनकी फीडिंग हैबिट्स अलग होती है, इसीलिए जो एनिमल्स का ऑर्गन सिस्टम होता है वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि फीडिंग हैबिट्स के कारण। प्लांट्स होते हैं वो लोकोमोशन नहीं करते, इसीलिए उनका फीडिंग जहाँ वो है वहीं उनको फीड करेंगे, जबकि एनिमल्स क्या होते हैं उनकी फीडिंग हैबिट अलग अलग होती है, तो उनका ऑर्गन सिस्टम थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज़ विथ रेफरेंस टू दीज कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट, लेकिन प्लांट भी कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स प्लांट भी होते हैं। It is with reference to these complex animal and plant body that will be now talk about the concept of tissue in। अब हम इनकी कॉम्प्लेक्स प्लांट और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की स्ट्रक्चर को देखते हुए चलिए अब टिश्यू को डिटेल में पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू, पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू। एक्टिविटी 6.1 Take 2 glass jar and fill them with water. Now take 2 onion bulbs and place one on each jar as shown in the figure 6.1. Observe the growth of the roots in both the bulb for a few days. Measure the length of the roots on day 1, day 2 and day 3. On day 4, cut the root tips of the onion bulb in jar 2 by about 1 centimeter. After this, observe the growth of root in both the jar and measure their length each day for 5 more days and record the observation in table like the table below. From the above observation, answer the following question. Which of the 2 onion has longer roots? Why? Do the roots continue growing even after we have removed their tips? Why would the tips stop growing in jar 2 after we cut them? हमने 2 जार लिए, दोनों में वाटर फिल कर दिया और दोनों में ओनियन बल्ब रख दिए। उसके बाद जार को हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, थोड़े दिनों के लिए, ठीक। उनमें अब क्या आ गया? थोड़े दिनों बाद इनमें रूट्स आ गए, इनकी ग्रोथ होने लगी। अब हम इनमें डे 1, डे 2 और डे 3 इनकी लेंथ को रिकॉर्ड करेंगे। डे 4 में अब हमने जार 2 की, ये हमारा जार 2 है, इसकी 1 सेंटीमीटर रूट टिप को काट दिया। यहाँ से रूट टिप को हमने 1 सेंटीमीटर कट कर दिया। उसके बाद अब हम फिर इसको ऑब्जर्व करेंगे 5 मोर डेज, इनको 5 दिन तक हम ऑब्जर्व करेंगे और इनकी लेंथ देखते रहेंगे। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, और हम इनको 5 डेज तक देखें। उसके बाद हम देखें कि किस ओनियन में
ज़्यादा लॉन्गर रूट्स आई हैं, और क्यों? किस में कंटिन्यू ग्रोइंग हो रही थी? जब जाट 2 में हमने कट कर दी तो उसमें कंटिन्यू ग्रोथ हो रही थी कि नहीं? अब जाट 2 में जब हमने उसको कट कर दिया तो उसकी ग्रोथ रुक गई कि नहीं रुकी? और रुक गई तो क्यों रुकी? The growth of plants occur only in certain specific region. This is because the dividing tissue, also known as meristematic tissue, is located only at this point. Depending on this region where they are present, meristematic tissue are classified as apical, lateral, and intercalary. New cells produced by meristematic are initially like those of meristematum itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiate as components of other tissue. अब जो हमारे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो सर्टेन रीजन में स्पेसिफिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस रीजन में मेरिस्मेटिक टिश्यू फाउंड होते हैं। इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट, दिस जहाँ पर उनकी ग्रोथ होती रहती है मेरिस्मेटिक टिश्यू सिर्फ वहीं मिलेंगे। अब उस रीजन, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, जिस प्लेस में वो प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग मेरिस्मेटिक टिश्यू को 3 टाइप में डिवाइड किया गया कि कहाँ कहाँ किस प्लेस में वो प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्मेटिक, सेकेंड लेटरल मेरिस्मेटिक एंड थर्ड इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। नई सेल मेरिस्मेटिक टिश्यू से बनती हैं और जब मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? डिवाइड होता है और उससे ग्रोथ होती है। ग्रोथ होकर मैच्योर हो जाती हैं और उसके बाद सीधे धीरे धीरे मैच्योर होने के बाद ये अपनी डिवीजन की कैपेसिटी खो देती हैं और परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वो हम इनकी प्लेस देखते हैं। देखिए ये हो गया एपिकल मेरिस्मेटिक, ये हमारा हो गया इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक और ये हमारा हो गया लेटरल मेरिस्मेटिक। एपिकल मेरिस्मेटम is present at the growing tip of stem and root and increase the length of the stem and the root। देखिए ये हमारा एपिकल हमारा अपेक्स में होगा, अपेक्स मतलब टिप, तो ये हमेशा रूट और स्टेम की टिप में होता है और रूट और स्टेम की लेंथ को इंक्रीज करेगा। तो एपिकल मेरिस्मेटिक कहाँ होगा? टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। सेकेंड, द girth of the स्टेम और द रूट इंक्रीज ड्यू टू द लेटरल मेरिस्मेटिक कैम्बियम। अब जब हमारा लेटरल मेरिस्मेटिक होगा ये क्या करेगा? गिर्थ, इसकी चौड़ाई बढ़ाएगा, विड्थ बढ़ाएगा। तो गिर्थ ऑफ द स्टेम और द रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्मेटिक। जब ये लेटरल मेरिस्मेटिक डिवाइड होंगे तो क्या बढ़ेगा? गिर्थ ऑफ द स्टेम एंड रूट। इंटरकैलरी, अब इसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। ये जो हमारा ये बनेगा, ये क्या बनेगा? कैम्बियम, यहाँ जब गिर्थ बढ़ेगी। Let intercalary meristematum seen in some plant is located near the node. Nodes जहाँ से leaves कनेक्ट रहती है, nodes जहाँ से ब्रांचेज स्टेम लगी रहती है तो उसको क्या बोलते हैं? नोड्स। तो ये नोड्स के पास होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक, और ये कुछ प्लांट में ही होते हैं और नोड्स के पास। ये देखिए हमारे इंटरकैलरी, ये नोड्स हैं, इनके पास में होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। Cells of meristematic tissue are very active. They have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei. They lack vacuoles. Can we think why they would lack vacuoles? You might want to refer to the function of vacuole in chapter on cells. देखिए हमारे जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये बहुत एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ग्रोथ करनी है, डिवाइड होना है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये एक्टिव होते हैं। इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, सेलुलोज की जो वॉल्स थिन होती है, थिन सेलुलोज वॉल होती है और न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होता है। इनके वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, सॉरी इनमें वैक्यूल लैक होते हैं, मतलब वैक्यूल्स नहीं होते हैं। तो इनका कैसा होता है? ये वेरी एक्टिव, डेंस साइटोप्लाज्म, सेलुलोज वॉल थिन एंड न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट और वैक्यूल्स लैक ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स एब्सेंट।